कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में। तो कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं यहाँ रिव्यू देती हूँ आपको। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इफ आई से दैट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice of the cost of a pen. And I say to represent this statement in the form of a linear equation in two variables. How you can represent it? You can represent it in the way that here cost of a notebook is twice the cost of a pen. So here we have two quantities. One is the notebook and the second one is the pen. So we are given a relation, मतलब हमें एक relation दिया हुआ है cost of notebook और cost of pen में। तो क्या कहा है कि cost of notebook is, तो cost of notebook को सबसे पहले हम एक variable consider करेंगे। Suppose हमने मान लिया कि cost of notebook जो है वो हमारी x है। सो x इज, अब ये जो देखिए इज है, इस इज को आपको कंसीडर करना है एज इक्वल। सो x इज मीन्स इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ, मतलब ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब पेन की कॉस्ट की। तो पेन की कॉस्ट को अनदर वेरिएबल y से कंसीडर करेंगे। सो यहाँ देखिए एक रिलेशन बन गया x इज इक्वल टू 2y। अगर हम इस 2y को इधर ट्रांसपोज करें देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें, x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा 1 होगा, जिसको कि हम a कहते हैं। b जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ y होगा, तो y जो है मतलब ये से लेना है आपको विद साइन -2 हो जाएगा। और जो c, क्योंकि कांस्टेंट हमें यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाई वी कॉल्ड इट लीनियर? लीनियर क्यों कहते हैं हम इसको? देखिए, लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो x और y वेरिएबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है, ठीक है ना। लीनियर, लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो। तो और टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं, x एंड y। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स an equation which is in the form of ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c these are the real numbers. ये हमारे जो है वो real numbers हैं। and remember the coefficient of x and y should not be equals to 0 simultaneously, मतलब x और y का कोफिशिएंट एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसका कोफिशिएंट 0 हो, मतलब a की वैल्यू 0 बट b 0 ना हो, या ऐसा हो सकता है कि b 0 हो a 0 ना हो, मतलब दोनों a और b 0 नहीं होंगे। बताइए क्यों नहीं होंगे? उसके लिए देखिए मैं एक एग्जांपल छोटा लेके दिखाती हूँ आपको कि मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ लिखा x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन ले ली हमने। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर यहाँ पे जैसे x और y दोनों का कोफिशिएंट ही अगर सपोज 0 हो जाता है, मान लो ये इसके कोफिशिएंट को भी 0 कर दूं मैं, तो अगर 0 करेंगे तो ये 0x, अभी तो 1 है तो ये 0x 0 हो जाएगा, और इसको भी अगर हम 0 करें तो ये 0y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है कि जो x और y के कोफिशिएंट हैं
वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना। दोनों में से एक जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। नाउ you know how to find the solution of linear equation in two variables. सॉल्यूशन देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब हमने यहाँ y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल दी। यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, इससे अगर हम ये निकालते x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दी। तो दोनों ही तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं या इसी में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको सॉल्व करके मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो अब जो x की वैल्यू 1 है उसके करस्पॉन्ड y की वैल्यू 4 आ गई है। तो ये जो 1,4 है दिस इज the solution of this equation. So solution of linear equation in two variable से क्या मतलब है हमारा मतलब है कि linear equation in two variable जो होगी उसमें जो x और y की जो पेयर में वैल्यूज हैं अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब बताएं इनफाइनाइटली क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी आप x की कोई यहाँ वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर से तो यहाँ y की वैल्यू उसके करस्पॉन्ड कोई ना कोई एक ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। मतलब आप कोई भी x की वैल्यू डालेंगे उसके करस्पॉन्ड कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर होगी जो उसको सेटिस्फाई कर देगी। सो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि आप इसी तरीके से इसके और वैल्यूज निकाल करके सॉल्यूशन निकाल करके उनको जब आप ग्राफ पर पुट करते हैं सो सिंस इट इज लीनियर इक्वेशन तो जो इसका ग्राफ बनता है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ होगा मतलब हमेशा जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा तो x एक्सिस पे आपको पता है कि जो x एक्सिस होता है वहां हमारी y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर y की वैल्यू 0 होगी, सपोज यहाँ y की वैल्यू आप 0 डालते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको 5,0 पे कट करेगा x एक्सिस को और यहाँ ये इसको 0,5 पर कट करेगा, क्योंकि जब y की वैल्यू आपने 0 ली तो x 5 आया, जब x की वैल्यू इस तरीके से 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्लास 9th। नाउ कम टू द टॉपिक विच इज इन क्लास 10th। अब देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ हम पेयर की बात कर रहे हैं। 9th क्लास में जो हमने बात की थी वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पेयर की बात कर रहे हैं, मतलब है तो अभी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बट नाउ इट विल बी इन पेयर। तो पेयर जब हम बात करते हैं तो पेयर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। पेयर रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूं कि अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो इफ आई हैव टू इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, अगर मेरे पास दो ऐसी इक्वेशंस का पेयर है तो ये जो पेयर है ये पेयर को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म।
कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. So this we call as first equation and this we call as second equation. So this is the pair of linear equation in two variables. अब देखिए बनेंगे कैसे. एक इसकी नीड क्यों होती है. देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ वेरिएबल्स में रिलेशन दिया हुआ होता है, लेकिन हमें उनकी अगर सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी है तो सेपरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. कि कई बार हमें जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको पता है कि आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 20 हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो 20 है आपको पता है कि उसमें नंबर ऑफ बॉयज भी कुछ होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स भी कुछ होंगे, बट सेपरेटली आपको नहीं पता है कि दोनों का नंबर कितना है, बट दोनों का टोटल मालूम है आपको कि 20 है. तो यहां से देखिए अगर मैं मान लेती हूं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज is equals to x and number of girls is equals to y मान लिया मैंने. तो अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे भाई, इन दोनों को प्लस करने से ही तो आएंगे. तो इसका मतलब आपको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है. क्लियर. और जो आपका एक और रिलेशन इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है उनमें आपस में किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है. सपोज दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना है, देखिए y माना है. तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मतलब 4 मोर मतलब मोर का मतलब क्या होगा, प्लस करना है. ठीक है ना, ज्यादा है, एक्स्ट्रा. तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है, यानी कि y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इक्वल बताया था मैंने, तो इज मतलब इक्वल 4 मोर, 4 ज्यादा है तो 4 प्लस किससे, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि x. तो यहां से ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई. तो यहां से हमें दो रिलेशन देखिए पता चल गए. अब हम इनको ऊपर वाली फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर, तो इससे देखिए हमें मिल जाएगी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड वाले से अगर कंपेयर करते तो इस y को उधर ट्रांसपोज कर दें तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये जो पेयर आपका फॉर्म हो गया देखिए यहां से, इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके. तो यहां से एक रिलेशन बन के आ गया नंबर ऑफ बॉयज में और नंबर ऑफ गर्ल्स में. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेटली पता चल जाएगी. क्लियर. तो ये तो था इक्वेशन बनाना. और अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनका सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द ग्राफिकल मेथड. तो अब हम वो ग्राफिकल मेथड करेंगे. ठीक है. चलिए, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, दो रिलेशन हमें दे रखे हैं x और y में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है. अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 वाली इक्वेशन है इसको हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और इसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकाल के इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो पहले ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू. तो यहाँ से अगर सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो y की मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी. तो पुट x इक्वल टू जैसे मैंने 5 पुट किया तो उस केस में देखिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 15 हो जाएगा. उसके बाद अगर मैंने x इज इक्वल टू मान लीजिए 10 पुट किया तो y इज इक्वल टू मेरा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. ठीक है. अब मैं मान लीजिए x इज इक्वल टू 15 पुट कर दूं, 5 के मल्टीपल्स ले रही हूँ जिससे कि इजी हो जाएगा बनाना. तो यहाँ से y इज इक्वल टू मेरा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो अब इसके लिए अगर मैं जैसे सॉल्यूशन टेबल बनाना चाहूं तो सॉल्यूशन टेबल देखिए कैसे बनानी है हमें. इसमें हम x एंड y लिखेंगे दोनों वेरिएबल्स और उसके बाद
जो आपने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं अभी हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जैसे x की वैल्यू सबसे पहले आपने 5 ली थी, जब 5 ली थी तो y जो y आया था आपका वो 15 आया था। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की 15 है। इसी तरीके से जब आपने x की वैल्यू 10 ली थी तो y भी आपका 10 आया था, और उसके बाद जब आपने x की वैल्यू को 15 लिया तो y की वैल्यू जो है वो आपकी 5 आई। तो इस तरीके से ये आपने सॉल्यूशन टेबल तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी तैयार करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या है, y इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन है x प्लस 4, ये ऑलरेडी x के टर्म्स में है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो देखिए अगर x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज 5 हो जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू सपोज 0 रख देती हूँ तो y इज इक्वल टू मेरा 0 प्लस 4 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू मान लीजिए हम 4 रख देते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं आप 2, 3, 4 जो मर्जी रख सकते हैं। x इक्वल टू 4 रखा सपोज आपने, तो उस केस में आपका y इज इक्वल टू जो है वो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये टेबल 1 हो गई आपकी। इसी तरीके से आप टेबल नंबर 2 बना देंगे, सेकंड वाली जो आपकी वैल्यूज आई हैं इसके लिए, ठीक है। तो x एंड y के लिए जो सॉल्यूशन टेबल आपकी रेडी हो जाएगी उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू आपकी 5 आ रही थी, ठीक है। जब x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई, क्लियर। जब आपने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। तो ये आपके 3 सॉल्यूशंस हो गए। कोशिश करनी है कि जो सॉल्यूशन आप लेंगे वो इस तरीके से जो x और y की वैल्यू है वो इंटीजर्स की फॉर्म में आए, क्योंकि उसको प्लॉट करना इजी रहता है। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इनका। दोनों जो इक्वेशंस है उसका ग्राफ हमें सेम ग्राफ पे बनाना है। तो यहाँ से देखिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा देखिए x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये y डैश हो गया। ये हमारा यहाँ पर ओरिजिन है। अब देखिए हमें स्केल थोड़ा लेना पड़ेगा। जो वैल्यूज हैं हमारी वो मैक्सिमम 15 तक जा रही हैं, तो 15 तक जा रही है। तो अगर आपके ग्राफ में इस पे से हम 2 का ले सकते हैं, इसको मतलब ऐसे कंसीडर कर लीजिए, मतलब एक यूनिट जो है उसको हम 2 का ले लेते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा ये -2, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। तो ये फिर आपका यहाँ भी 2 हो गया, ये यहाँ 4 हो गया, ये 6, 8, 10 और ये आपका 12 लाइक दिस। इसके बाद इस तरफ भी अगर लेंगे तो ये -2, -4 और लाइक दिस। अब देखिए जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं। तो जो सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, ये हमारी टेबल नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए टेबल 1 जो है उसकी अगर हम बात करें तो पहला हमारा 5 और 15 है। तो जब x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू के लिए हम इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ 2, 4, तो जो 4 और 6 के बीच में जो सेंटर वैल्यू होगी वो 5 होगी। और 5 से अगर हम ऊपर की तरफ जाए 15, तो 14 और 16 के बीच में जो है हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 10,10, ठीक है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पॉइंट जो है हमारा ये है 5,15 वाला, 5,15। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 10,10 है। तो 10,10 की अगर हम बात करें
तो 10, 10 देखिए 10 इधर है और 10 इधर है, ये रहा सामने, इधर से ऐसे देखे और यहाँ से ये, तो ये इस पॉइंट पे यहाँ हमें मिल जाएगा 10, ठीक है, 10, 10 मिल गया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको भी, ये हमारा है 10, 10 वाला पॉइंट। इसके बाद ऐसे 15, 5, तो 15 के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, इसमें 12, ये हमारा 14 और ये 16, तो 15 यहाँ कहीं रहेगा और 15 के सामने फिर हमें 15 और 5 पे जाना है, तो 5 के लिए 4 और 6 के बीच में रहेगा, तो ये कहीं यहाँ पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है, इस जगह आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमें मिल गए हैं, तीनों पॉइंट मिल चुके हैं तीनों। अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, तीनों पॉइंट्स को हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा बन गया, ये हमारा बन गया ग्राफ। कौन सी लाइन का ग्राफ बन गया, ये हमारा बन गया x + y = 20 का। तो इसको हम कहेंगे, इसको नोट कर दिए, x + y = 20। क्लियर। अब हम दूसरी लाइन का अगर ग्राफ बनाए तो दूसरी लाइन के लिए देखिए क्या था, पहला पॉइंट था हमारा 1, 5, तो 1 जो है वो 0 और 2 के बीच में होगा, और 1, 5 की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, इस जगह, ठीक है, 4 और 6 के बीच में, और यहाँ 1 से इधर आएगा पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0, 4, तो 0, 4 का मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो है वो 4 है। जब 0 है तो y की वैल्यू हमारी 4 है, तो 0 के लिए 4 मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा, इस जगह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4, 9, तो जब x की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ है, 4 के लिए 9, तो 9 जो है वो हमारा यहाँ कहीं आएगा, 8 और 10 के बीच में, ठीक है, इधर आ गया। तो अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मीट कराऊं, तो इन सारे पॉइंट्स को देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स हमें इस तरीके से ऐसे, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट था एक हमारा, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, तो ये जो पॉइंट वो है ग्राफ हमारा y = x + 4 इक्वेशन का ग्राफ मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें दोनों ग्राफ मिल गए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें दोनों में ये चेक करना है कि ये तो दोनों जो ग्राफ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट देखिए ये किस पॉइंट पर कर रहे हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें क्या किया, हमने देखिए यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या आ रहे हैं, ये x की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर, x की जो वैल्यू है वो है 8, क्योंकि देखिए 8 से मीट कर रहा है, और जो y की वैल्यू है वो है 12। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, देखिए सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया है, सॉल्यूशन निकल के आ गया है, सॉल्यूशन हमारा हो गया x = 8 एंड y = 12। तो x = 8 एंड y = 12, इट मीन्स x हमने देखिए जो कंसीडर किया था वो नंबर ऑफ बॉयज कंसीडर किया था, और गर्ल्स का जो नंबर था वो हमने y कंसीडर किया था। तो अब देखिए यहाँ से अब देखना है आपको क्या ये दोनों कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो रही है, तो चेक करिए। देखिए अगर आप यहाँ पर 8 + 12 करते हैं तो क्या टोटल स्टूडेंट्स 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करते हैं 12 = 8 + 4, तो 12 = 8 + 4, ये भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 8 एंड y = 12 हमारी दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब x की वैल्यू 8 होगी, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 होंगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारे 12 होंगे। सो दिस इज द मेथड बाय ग्राफ, ओके, दिस इज ग्राफिकल मेथड to solve a pair of linear equations in 2 variables. Okay. Now मान लीजिए अब हमें सपोज
सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है क्या है, लेकिन हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। मतलब बिना ग्राफ बनाए, हमें ग्राफ नहीं बनाना है, केवल बिना ग्राफ बनाए हम सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कितने होंगे। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता कैसे लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब हम पता लगाएंगे कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, वो भी बिना ग्राफ बनाए। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। तो मान लीजिए हमारी जो इक्वेशंस हैं, हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So this is the pair of linear equation in two variables in general form. तो अब आपको देखिए करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको a1 अपॉन a2 मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करना है। कि अब कंडीशंस क्या क्या आती है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, c1 अपॉन c2 के भी नॉट इक्वल होगा, बट आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें यही देखना है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया तो इस केस में जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा केवल। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, आपने पता लगाया, तो अब आप उससे ये मालूम कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक होंगे और जो लाइन बनेगी ग्राफ पे वो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एट वन पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन आती है कि मान लीजिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और सपोज वो c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है, मतलब तीनों ही इक्वल है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आती है तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर। इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के वो नॉट इक्वल है। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये याद रखनी है आपको कंडीशन, इस पे पक्का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में जो आपकी लाइंस हैं, मतलब ग्राफ पे जो आप उनको प्लॉट करेंगे तो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो लाइंस कैसी होंगी, वो होंगी पैरेलल लाइंस। और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसमें आपका नो सॉल्यूशन। तो ये है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने पॉसिबल है। तो जल्दी से फटाफट से इसको रिवाइज करें। देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी पॉइंट के केवल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस को इंसिडेंट लाइंस होंगे। को इंसिडेंट का मतलब क्या है,
कोइंसिडेंट मतलब जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लाइंस होंगी। तो जब ऐसे लाइंस होंगी तो इसका मतलब ये लाइन दोनों एक दूसरे के साथ में हर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए जब वो हर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। और अगर कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए ग्राफ पर देख भी लेते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मान लीजिए L1 और L2 आपकी दो लाइंस ले लेते हैं हम, ये एक लाइन है और दूसरी ये एक लाइन है। सो L1 एंड L2 दीज आर टू लाइंस, और ये दोनों एक दूसरे को देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो ये जो है वो ग्राफ कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, और यही पॉइंट जो होता है जिस पॉइंट पे ये मीट करती हैं, यही पॉइंट जो होता है वो आपका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। ठीक है, यही सॉल्यूशन पॉइंट होता है। क्लियर है? याद रहेगा, ये जिस पॉइंट पे मीट करती है वही सॉल्यूशन पॉइंट होता है। इसी की जो एब्सिस है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वही आपके सॉल्यूशन होंगे, मतलब जो भी यहाँ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लाइंस, मतलब लाइन को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी आप पता लगा सकते हैं कि लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए सपोज एक लाइन आपकी ऐसे है L1, और जो L2 है वो भी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब ऐसे ही आ रही है। जब उसका भी ग्राफ बना रहे हैं आप तो वो भी इसी के ऊपर आ रही है L2। ठीक है, तो जब L1 और L2 ऐसे कोइंसाइड करेंगी तो इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे ये मीट करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब एक और केस होता है, एक और केस क्या हो सकता है? देखिए, एक और केस ये होगा कि जब लाइंस जो है वो एक दूसरे से मीट ही ना करें, मतलब लाइंस पैरेलल हो जाए, तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए, ये हमारी L1 है, लाइन 1, और दूसरी लाइन हम बना लेते हैं। देखिए ये ऐसे, दिस इज L2। तो ये जो L1 और L2 हैं आपकी, L1 और L2 आपको दिखाई दे रही हैं कि ये लाइंस कैसी हैं, ये कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैरेलल लाइंस है, और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में आपका होगा नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ग्राफिकल आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करते हैं, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आपको समझ में आ गया कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर ये वाली केस है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा कहलाता है?
कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जब ये वाला केस आता है हमारा जहां कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो कंसिस्टेंट ये भी है यहाँ पर भी, है ना, इसमें भी हमारी जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट है। लेकिन इस वाले केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, ये वाला केस क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ओके, यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। और ये जो हमारा लास्ट वाला है जिसमें नो सॉल्यूशन, मतलब जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में हम उस पेयर को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? उस केस में उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। तो मतलब कंपेयरिंग कोफिशिएंट से भी आप पता लगा सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ रहा है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, ये वाला जो केस है आपका, देखिए ये किस वाले केस के लिए ग्राफ बनाया था मैंने, ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला केस है। ठीक है, ये वाले की अगर बात करूं तो ये वाला कौन सा केस है? ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसमें तीनों इक्वल है। और अगर मैं इस वाले की जो बात करूं तो ये वाला जो आपका केस है ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये जो थर्ड केस है आपका, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब हम केवल कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट किस किस केस में होगा? देखिए ये दोनों ही केस में कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तब हम कहेंगे जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो इनकंसिस्टेंट है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे अब आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2 कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका इतना ही टॉपिक है 3.1 और 3.2 में कि आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें 3 क्वेश्चन है केवल। तो 3 क्वेश्चंस में केवल आपको क्या करना है? इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बना करके उनको ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। ठीक है, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको हम ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपकी, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस फर्स्ट क्वेश्चन में तो बनानी है और उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। और आगे जो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स की हेल्प से ही आपको ये पता लगाना है कि उनका ग्राफ कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कितने होंगे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और ग्राफ से अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है तो ग्राफ से हमें वो यूनिक सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना होता है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे, या लाइंस जो हमारी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए 2 एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहले में हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x - 2y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो 5x + 10y - 3 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा x का कोफिशिएंट है अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट a1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b1 की मैं बात करूं तो -2 हो जाएगा एंड c1 की अगर बात करूं तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करूं, जो मेरा x का कोफिशिएंट है देखिए वो a2 है मेरा, वो 5 हो जाएगा, और जो मेरा b2 है यानी कि y का कोफिशिएंट वो मेरा 10 हो जाएगा, और जो C2 है वो मेरा -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कोफिशिएंट्स का रेशियो, यानी कि a1/a2। तो a1/a2 देखिए यहाँ से आ रहा है 1/5। ओके, अब मैं अगर यहाँ से फाइंड करूँ आपका b1/b2, ठीक है, तो b1/b2 अगर हम निकालते हैं देखिए तो b1/b2 जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है -2/10, यानी कि ये हो गया -1/5, मतलब इक्वल नहीं है।
तो यहाँ से क्लियरली हमें देखो पता चल रहा है, आप C1/C2 आप निकालिए या मत निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। C1/C2 अगर निकालेंगे तो देखो उसका -8/-3 करके 8/3 आ जाएगा। बट यहीं से हमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि जो हमारा A1/A2 है वो B1/B2 के नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल क्यों? क्योंकि 1/5 नॉट इक्वल्स टू -1/5 होगा। तो इसका मतलब जो हमारा पेयर है वो कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पर इस पेयर को प्रेजेंट करने पे जो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइंस देगा हमें? वो देगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट। सो कंसिस्टेंट है। तो इसमें तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और अगर जो ग्राफ है वो कैसा होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीनों टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 2ax + by - a = 0 हो जाएगा। सेकंड वाली ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको लिखने की नीड नहीं है। अब बस हम यहाँ से कोफिशिएंट्स अगर लिखते हैं तो देखिए A1 जो है वो मेरा x का कोफिशिएंट 2a, B1 जो है वो मेरा y का कोफिशिएंट यानी कि b, और C1 जो मेरा है वो मेरा कांस्टेंट टर्म है यानी कि -a। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से जब आप निकालेंगे, देखिए A2 निकालेंगे 4a हो जाएगा सेकंड इक्वेशन से, 2b हो जाएगा y का कोफिशिएंट दैट इज B2, एंड C2 हो जाएगा -2a, ये पूरा कांस्टेंट वाला। तो अब आप यहाँ से कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड कीजिए। तो रेशियो जब हम निकालेंगे तो देखिए A1/A2 देखिए होगा 2a/4a। तो ये 2a/4a जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। इसके बाद आप निकालिए B1/B2। तो B1/B2 देखिए जब आप निकालेंगे तो ये होगा B/2b। तो यहाँ से भी b कैंसिल होकर के ये भी आपका 1/2 आ गया। तो इसका मतलब A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है। अब C1/C2 को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ कंपलसरी है चेक करना, क्यों? क्योंकि अब आगे की कंडीशन उसी पे बेस होगी। क्योंकि अगर C1/C2 इक्वल आ गया A1/A2 और B1/B2 के, तब तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए वो नॉट इक्वल आया तो उस केस में पैरेलल लाइंस हो जाएंगी या नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो अब C1/C2 और निकालते हैं। देखिए तो C1/C2 जब आप निकाल रहे हो तो देखिए -a/-2a, तो ये भी देखिए 1/2 आ रहा है। कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2। तो इससे जो हमारी कंडीशन निकल के आ रही है, यानी कि कंडीशन निकल के आ रही है यहाँ से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 यानी कि 1/2। तो तीनों ही इक्वल हैं। तो जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कंडीशन जो है वो कौन सी हो जाती है? कंडीशन हो जाती है फिर आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाती है। अगर ग्राफ का टाइप पूछेंगे, ग्राफ पे लाइंस जो है वो किस टाइप की होंगी, तो वो हो जाती है कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और जो आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आप इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाला केस होता है, कंसिस्टेंट भी है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है वो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से आप नो सॉल्यूशन वाले केस को भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल आए लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसमें जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो अब आप एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस पूछी जाती हैं। कहीं पे कंसिस्टेंट पूछा जाता है, कहीं पे आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है तो वहां पर आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो वो हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वाला, तो उसमें मैंने ग्राफ से आपको सॉल्व करके दिखा ही दिया था। तो इट मीन्स आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अलजेब्रिक सॉल्यूशन के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।